ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 युग निर्माण योजना के आदर्श और सिद्धांत। युग निर्माण की शिक्षण प्रक्रिया। अपना देश 1000 वर्ष की गुलामी से अभी अभी छूटा है। इस लंबी अवधि में उसे दयनीय उत्पीड़न में से गुजरना पड़ा है। यह दुर्दिन उसे अपनी 1000 वर्ष से आरंभ हुई बौद्धिक भ्रांतियों, अनैतिक आकांक्षाओं और सामाजिक ढांचे की अस्त व्यस्तताओं के कारण सहना पड़ा। अन्यथा इतने बड़े, इतने बहादुर, इतने साधन संपन्न देश को मुट्ठी भर आक्रमणकारियों का इतने लंबे समय तक उत्पीड़न न सहना पड़ता। सौभाग्य से राजनैतिक स्वतंत्रता मिल गई। इससे अपने भाग्य को बनाने बिगाड़ने का अधिकार हमें मिल गया। उपलब्धि तो यह भी बड़ी है, पर काम इतने से चलने वाला नहीं है। जिन कारणों से हमें वे दुर्दिन देखने पड़े, वे अब भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं। इन्हें हटाने के लिए प्रबल प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अन्यथा फिर कोई संकट बाहर या भीतर से खड़ा हो जाएगा और अपनी नई स्वाधीनता खतरे में पड़ जाएगी। व्यक्ति और समाज को दुर्बल करने वाली विकृतियों की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा, और जो अवांछनीय, अनुपयुक्त है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको बदले बिना काम नहीं चल सकता। साथ ही उन तत्वों का अपनी रीति नीति में समावेश करना पड़ेगा जो प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए युग निर्माण योजना एक प्रकाश एवं प्रयत्न के रूप में प्रस्तुत हुई है। बहुत दिनों से अति प्रबल प्रयत्न करके देश के विचारशील, चरित्रवान और मानवीय भविष्य के निर्माण में अभिरुचि रखने वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की एक श्रृंखला बनाई गई है और लंबे समय से उनके साथ संबंध संपर्क साधकर इस योग्य बनाया गया है, जिससे वे भावनात्मक नवनिर्माण के विशालकाय अभियान में अपना समुचित योगदान दे सकें। इस समूह के द्वारा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के जो छूट-फूट प्रयत्न देर सबेर होते चले आ रहे थे, अब उन्हें संगठित और व्यवस्थित करके युग निर्माण योजना के अंतर्गत एक नियोजित और क्रमबद्ध दिशा में काम करने के लिए अभिमुख किया गया है। भारतीय समाज की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही योजना को
वर्तमान स्वरूप दिया गया है। क्योंकि कार्यकर्ताओं में से अधिकांश उसी समाज के हैं, इसलिए उनका प्रभाव और कार्यक्षेत्र बहुत करके उसी सीमा तक सीमित हैं। हिंदू समाज की वर्तमान स्थिति और अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही कार्यशैली का वह ढांचा खड़ा किया गया है जो सामने प्रस्तुत है। पर इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यह नई पद्धति उतने सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। अपने प्रबल प्रयत्न चल रहे हैं कि दूसरे समाज, देश, भाषा एवं संस्कृति के अनुरूप ऐसी ही योजनाएं बने। उनमें इस क्षेत्र की मनोदशा को देखकर जल्दी से जल्दी कार्यारंभ किया जाए। आज की सघन संकीर्णता में एक सार्वभौम आंदोलन सिद्धांततः तो ठीक है, पर व्यवहार में संभव नहीं। इसलिए अपने प्रयत्न यह है कि दिशा, योजना, लक्षण तो एक रहें, पर क्षेत्रीय वर्गीय भिन्नताओं के अनुरूप उसे अनेक भागों में, अनेक स्वरूपों में, अनेक कार्यक्रमों में विभाजित करके विश्वव्यापी जन समाज को एक धर्म, एक देश, एक जाति, एक आचार, एक भाषा के एकात्म लक्ष्य तक घसीट लाया जाए। सार्वभौम एकता एवं वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श पुस्तकों तक सीमित रहने से आगे बढ़ाकर व्यवहार में उतारा जाए और उसी एकता के आधार पर बाह्य शरीर और आंतरिक जीवन की सुख शांति को उपलब्ध किया जाए। जिस प्रकार प्रस्तुत योजना हिंदू समाज, हिंदू दर्शन को लेकर निर्मित की गई है, ऐसी ही योजना हर वर्ग, हर देश, हर धर्म, हर समाज की स्थिति को ध्यान में रखकर जल्दी ही प्रस्तुत की जा रही हैं। उन्हें उन्हीं वर्गों के व्यक्ति कार्यान्वित करने का मोर्चा संभालेंगे। प्रस्तुत योजना का संचालन केंद्र शांति कुंज हरिद्वार है। साहित्य प्रकाशन वृंदावन रोड पर अवस्थित मथुरा नगर के गायत्री तपोभूमि नामक आश्रम से होता है। विचार क्रांति की दिशा में साहित्य निर्माण का अनुपम कार्य इसी केंद्र से हुआ है। भारतीय समाज के प्रायः समस्त धर्म ग्रंथ वेदों से लेकर पुराणों तक इसलिए अनुवादित और प्रकाशित किए गए हैं कि भारतीय संस्कृति प्रतिगामी नहीं, वरन उसका प्रत्येक संदेश प्रगतिशील है। जो अंध परंपराएं और रूढ़ियां प्रचलित हैं, वे अपने धर्म का अंग नहीं, वरन मध्यकालीन अंधकारमय युग की विकृतियां मात्र हैं। वर्तमान प्रतिगामिता का धर्म से कोई संबंध नहीं। यह सिद्ध करने में इस आर्य साहित्य के प्रकाशन ने
हर आस्थावान को सोचने की एक नई दिशा दी है और आस्थाओं के पुनर्विचार का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। इस पुरातन को फिर नवीन के साथ जोड़ देने से संभवतः वह साहित्य सृजन एक अद्भुत भूमिका प्रस्तुत करेगा। साहित्य निर्माण का अपना वर्तमान क्रियाकलाप छोटा होते हुए भी अति महत्वपूर्ण है। विज्ञान के आधार पर अध्यात्म के तथ्यों और सत्यों को प्रतिपादित करने वाली अखंड ज्योति पत्रिका ने नास्तिकों को आस्तिक और अविश्वासियों को विश्वासी बनाने में अद्भुत सफलता पाई है। बुद्धिजीवियों ने आस्था उत्पन्न करने वाली अति उच्च कोटि की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करने वाली संभवतः यह संसार भर की एकमात्र पत्रिका है जिसे पढ़कर लोग आश्चर्य करते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म जैसे परस्पर विरोधी दिखने वाले तत्वों को एक दूसरे का समर्थक पूरक सिद्ध करने का यह अद्भुत प्रयास कौन करता है, कैसे करता है। इस असंभव माने जाने वाली बात को संभव बनाने का प्रयास अखंड ज्योति पत्रिका के रूप में जो भी देखता है बहुत प्रसन्न और आशान्वित होता है। युग निर्माण योजना ने व्यवहार में अध्यात्म को मिलाकर जीवन जीने की कला को एक सांगोपांग आचार पद्धति के रूप में उपस्थित किया है। इसे संजीवनी विद्या भी कहते हैं। इस आचार और विचार के साम्याश्रित शास्त्र के संबंध में लगभग 3000 पुस्तकें छापी गई हैं। इसी साहित्य में लगभग 100 जीवन चरित्र इस दृष्टि से छापे गए हैं कि उनसे पाठक को आत्मनिर्माण और समाज निर्माण की दिशा में सफलतापूर्वक प्रेरणा, प्रकाश और दिशा मिल सके। कविताओं और कहानियों की भी एक श्रृंखला इसी सीरीज में प्रकाशित की गई है। नैतिक क्रांति, विचार क्रांति और समाज क्रांति की प्रेरणा को व्यापक रूप देने के लिए वितरण योग्य विज्ञप्तियां प्रकाशित करने की नई योजना बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुई है। इनके अब तक हजारों संस्करण छप चुके हैं और लाखों की संख्या में हिंदी भाषी जनता तक पहुंचाई गई हैं। युग निर्माण योजना के सदस्यों के लिए 20 पैसा और 2 घंटा नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए लगाना पड़ता है। 20 पैसा रोज से वे अपने घर में ज्ञान मंदिर पुस्तकालय स्थापित करते हैं। इतने में उन्हें संस्था की अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिकाएं तथा निरंतर निकलने वाले ट्रैक तथा वितरण की जाने वाली विज्ञप्तियां मिलती रहती हैं और उस घरेलू पुस्तकालय का विस्तार बराबर होता रहता है। इस साहित्य का स्वयं स्वाध्याय करने, अपने परिवार के
सभी लोगों को पढ़ाना या सुनाना तथा अपने पड़ोस और परिचय क्षेत्र में उसे पढ़ने को देने तथा वापस लेने में 2 घंटा रोज का समय लग जाता है। कितने ही सदस्य अपने साथ इस साहित्य को एक सुसज्जित झोले में लेकर निकलते हैं और जहां कहीं उनकी पहुंच होती है वहां तक उस युग परिवर्तनकारी साहित्य को पहुंचाते हैं। यह झोला पुस्तकालय हजारों की संख्या में चलते हैं और लाखों लोगों को नियमित रूप से भावनात्मक नवनिर्माण का प्रशिक्षण देते हैं। अखंड ज्योति एवं युग निर्माण योजना पत्रिका के माध्यम से इस विशाल परिवार द्वारा जो रचनात्मक कार्य हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, हो चुके हैं, उनके स्वरूप एवं निष्कर्षों का ऐसा चित्रण किया जाता है कि इस सृजनात्मक अभियान में लगे हुए व्यक्तियों को प्रस्तुत मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के समाधान एवं प्रयत्नों के परिणामों को पहले से ही ध्यान में रख सकना और उसके आधार पर अपने प्रयत्नों को अधिक सतर्कता और व्यवस्था के साथ उठा सकना संभव हो सके। आंदोलन से संबंधित सभी कार्यकर्ता एवं सहयोगी इस पत्रिका से बहुत प्रकाश और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तथा प्रवृत्तियों को अग्रगामी बनाने में बड़ी सहायता मिलती है। सृजनात्मक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के जीवन वृत्तांतों का छापना और जन साधारण को इस अनुगमन की प्रेरणा देना पत्रिका की अपनी अनोखी विशेषता है। व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके नवनिर्माण की विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए सहस्त्रों व्यक्ति झोला पुस्तकालय चलाते हैं। उसका भी व्यवस्थित, संगठित एवं विकसित रूप चल पुस्तकालयों के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनाई गई ठेला गाड़ियों को प्रस्तुत साहित्य से भरकर संभ्रांत कार्यकर्ता स्वयं निकलते हैं और गली गली, घर घर पढ़ाने तथा वापस लेने का क्रम चलाते हुए स्वयं बेचने का भी प्रबंध रखते हैं। प्रतिभाशाली समाज सेवियों द्वारा महत्ता समझाए जाने पर लोग बहुत कुछ खरीदते भी हैं और चाव से पढ़ते भी हैं। इस प्रकार यह चल पुस्तकालयों की ठेला गाड़ियां सफलतापूर्वक अपना प्रयोजन पूरा करती हैं। योजना अति विस्तृत थी। देश के करोड़ों लोगों तक यह नव जागरण का संदेश पहुंचाया जाना था। छोटे आयोजन से काम चलने वाला न था। उनमें समय और शक्ति बहुत खर्च होती है, परिणाम कम निकलता है। अधिक प्रभावी सम्मेलन तो वे ही हो सकते हैं जिनकी विशालता बढ़ी चढ़ी हो। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए युग निर्माण योजना के देश भर में बिखरे पड़े कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को आमंत्रित किया गया। दिसंबर 1958 में यह प्रथम सम्मेलन मथुरा में सहस्त्रकुंडी गायत्री महायज्ञ के नाम से हुआ था। आगंतुकों की संख्या 4 लाख थी। मथुरा से वृंदावन तक का
7 मील का स्थान खचाखच भरा हुआ था। इतनी बड़ी उपस्थिति मथुरा के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। सुदूर प्रदेशों में ऐसे अद्भुत आयोजन का समाचार मिला तो उसे देखने के लिए लोग बसों में दौड़े। सैकड़ों स्पेशल बसें चल पड़ी। रेलवे ने मथुरा के टिकट देना ही बंद कर दिया। इतने बड़े आयोजन की व्यय व्यवस्था हमारे जैसे साधनहीन व्यक्ति के लिए जुटा सकना कठिन था, पर चूंकि आने वाले सभी इस परिवार के सदस्य और कार्यकर्ता थे, उन्हें वस्तु स्थिति मालूम थी, सो आटा दाल साथ लेकर आए। सभी ने मिलजुल कर पकाया, खाया और सफाई व्यवस्था आदि में स्वयं सेवक बनकर काम किया। लाखों व्यक्तियों का भोजन और 10,000 स्वयं सेवकों को देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रहते थे, पर जिन्हें जनता जनार्दन के राई राई सहयोग से कितने विशाल कार्य हो सकते हैं यह तथ्य विदित था, उनने जन भावना को उभारने और संगठन शक्ति का चमत्कार ही इस आयोजन को माना। निसंदेह इस युग का यह अनुपम और अद्वितीय आयोजन था। ठहरने, भोजन करने और आयोजनों में भाग लेने वाले 4 लाख थे, पर उनमें से 1 लाख तो ऐसे थे जिन्हें कर्मठ कार्यकर्ता कहा जा सकता है और शेष को भाव भरे सहयोगी। इस विशाल जनसमूह ने यज्ञ आहुतियों का धर्मानुष्ठान भर किया हो, उत्सव की व्यवस्था भर संभाली हो, प्रवचन मात्र सुने हो तो सो बात नहीं है। उसने नवनिर्माण को अग्रगामी बनाने के लिए गंभीर विचार विनिमय भी किया और निश्चय किया कि इस विचारधारा को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्रचार अभियान तेज किया जाए। विवेकशीलता एवं आदर्शवादिता के प्रतीक गायत्री यज्ञों के साथ जुड़े युग निर्माण सम्मेलन देश भर में किए जाएं। तदनुसार वह प्रक्रिया लगातार चल रही है और हर वर्ष सैकड़ों आयोजन उपरोक्त स्तर के होते चले आ रहे हैं। भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में ऐसे आयोजन बड़ी सफलता के साथ हुए हैं और उनसे करोड़ों जनता ने इस आंदोलन के स्वरूप को समझा है। यह प्रक्रिया निरंतर बढ़ती ही जा रही है। संगठन, प्रचार और साहित्य, इन दिनों कार्यक्रमों को लेकर हम लोग बिना प्रचार व प्रसार के ठोस रचनात्मक पद्धति से एक निर्धारित दिशा में निरंतर बढ़ रहे हैं और अब इस स्थिति में हैं कि कुछ और भी अधिक प्रभावशाली कदम उठा सकें। व्यापक क्षेत्र में आंदोलन को अग्रगामी बनाने में युग निर्माण योजना का साहित्य इतना सहायक सिद्ध हुआ है कि अब उसे अन्य भाषाओं में छपाने की मांग का उपेक्षित किया जाना संभव नहीं रहा। स्वल्प साधन होते हुए भी किसी प्रकार प्रेस बढ़ाया गया है
और हिंदी के अतिरिक्त अब गुजराती, मराठी, उड़िया, अंग्रेजी, बंगला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि में यह प्रकाशन आरंभ कर दिया गया है। साथ ही अन्य भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए साधन जुटाए जा रहे हैं। यदि ऐसा हो सका तो अब की अपेक्षा आंदोलन की प्रगति एक ही वर्ष में 10 गुनी दृष्टिगोचर होने लगेगी। व्यक्ति और समाज को नवनिर्माण के लिए जिस विचारणा, भावना एवं प्रवृत्ति की आवश्यकता है, उसका क्रमबद्ध शिक्षण करने के लिए इन दिनों एक विशेष शिक्षा योजना बनी है और उसे तेजी से देशव्यापी बनाया जा रहा है। जर्मनी, इटली, रूस, चीन, जापान, क्यूबा, युगोस्लाविया आदि देशों ने कुछ ही वर्षों में अपनी जनता की मनोदशा में तथा परिस्थितियों में कायाकल्प किया। उसका आधार शिक्षा पद्धति ही थी, जिसके आधार पर वहां के छात्रों एवं नागरिकों को एक विशेष पद्धति से सोचने की प्रेरणा मिली और वे व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर राष्ट्र रचना में अति उत्साहपूर्वक जुट गए। ऐसे परिवर्तन शिक्षा पद्धति को प्रखर बनाए बिना संभव नहीं होते। अपने देश को स्वतंत्र हुए 49 इयर्स हो गए, पर इस संदर्भ में सरकार ने कोई उद्देश्यपूर्ण कदम नहीं उठाए। यूं पढ़ाई लिखाई का ढर्रा तो ज्यों त्यों चल ही रहा है और उससे नौकरी ढूंढने में व्याकुल फिरने वाले बेकारों की संख्या मात्र ही बढ़ रही है। जो हो, अब हमें अपनी शक्ति आलोचना की अपेक्षा उस प्रयत्न में लगानी चाहिए जिससे उपरोक्त प्रयोजन की किसी हद तक पूर्ति हो सके। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति के कारण ही ऊंची उठ सकी थी। पिछले दिनों भी जिन देशों ने अपना भला बुरा निर्माण किया है, उसमें शिक्षा को ही प्रधान साधन बनाया है। जर्मनी, इटली का नाजीवाद, रूस और चीन का साम्यवाद, जापान का उद्योगवाद, युगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड, क्यूबा आदि ने अपना विशेष निर्माण इसी शताब्दी में किया है। यह सब वहां की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने से ही संभव हुआ। व्यक्ति का बौद्धिक और चारित्रिक निर्माण बहुत करके उपलब्ध शिक्षा प्रणाली पर निर्भर रहता है। व्यक्तियों का समूह ही समाज है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर रहता है कि उसके नागरिक किस स्तर के हैं और यह स्तर बहुत करके वहां की शिक्षा पद्धति पर निर्भर रहता है। अपने देश की शिक्षा पद्धति कुछ अजीब है। यहाँ नौकरी भर कर सकने में समर्थ बाबू लोग ढाले जाते हैं। हर साल निकलने वाले
इन लाखों छात्रों को नौकरी कहाँ मिले? वे बेकार घूमते हैं और लंबी चौड़ी जो महत्वाकांक्षाएं संजो कर रखी गई थी, उनकी पूर्ति न होने पर संतुलन खो बैठते हैं और तरह तरह के उपद्रव करते हैं। अपना शिक्षित वर्ग अशिक्षितों की अपेक्षा देश के लिए अधिक सिरदर्द बनता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा दोष शिक्षा पद्धति का है, जिसमें चरित्र गठन, भावनात्मक उत्कर्ष, विवेक का तीखापन तथा आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से केवल खोखलापन ही दिखता है। सरकार का काम है कि वह राष्ट्र की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करे। पर इन दिनों जो स्थिति है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में ऐसी आशा कम ही की जा सकती है। फिर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा जाए और जो कुछ चल रहा है उसे ही चलते रहने दिया जाए? ऐसा उचित न होगा। हमें जनता के स्तर पर जन सहयोग से ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो उपयुक्त प्रयोजन को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। युग निर्माण योजना ने यही कदम उठाया है। गायत्री तपोभूमि मथुरा में अवस्थित युग निर्माण योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्ष से एक युग निर्माण विद्यालय चल रहा है। इसका प्रधान विषय जीवन जीने की कला, चरित्र गठन, मनोबल, विवेक जागरण, समाज निर्माण जैसे तथ्यों का सांगोपांग शिक्षण और अभ्यास करना है। साथ ही गृह उद्योगों का एक शिक्षण भी जुड़ा रखा गया है, जिसमें कोई सुशिक्षित व्यक्ति अपने निर्वाह के उपयुक्त समुचित आजीविका उपार्जन कर सकें। मजदूरों को कड़ा परिश्रम करके थोड़े पैसे कमाकर भी काम चलाने की आदत रहती है, पर जिनका रहन सहन सभ्य समाज के उपयुक्त बन गया, उन प्रशिक्षितों से न तो उनका सा कठिन शारीरिक श्रम हो पाता है और न कम पैसों में गुजर होती है। बेकारी का हल सार्वजनिक रीति से जापान ने निकाला है। वहां घर घर में कुटीर उद्योगों की विद्युत संचालित छोटी मशीनें लगी हैं। अब बिजली बहुत सस्ती है, उसकी उपलब्धि सुगम हो चली है। उसका उपयोग करके शारीरिक श्रम बचाया जा सकता है और उत्पादन भी अधिक होता है। युग निर्माण विद्यालय में ऐसे ही उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। बिजली की विभिन्न मशीनों की मरम्मत, रेडियो, ट्रांजिस्टरों का निर्माण, सुगंधित तेल बनाना, प्रेस व्यवसाय और इसके अंतर्गत कंपोज, छपाई, बाइंडिंग, रबड़ की मुहरें व्यवस्था आदि प्रशिक्षणों का क्रम बहुत दिनों से चल रहा था। यह शिक्षितों को स्वावलंबन देने की दिशा में
एक अति महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त मुख्य विषय वही है जिसके आधार पर जीवन जीने की कला, व्यक्तित्व का विकास, प्रतिभा, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, चरित्र गठन, मनोबल, देशभक्ति, लोक मंगल के लिए उमंग आदि सद्गुणों को सुविकसित किया जा सकता है। विचार यह किया गया है कि व्यक्ति निर्माण तथा समाज निर्माण के लिए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए जो प्रस्तुत समस्याओं का समाधान कर सकने में समर्थ हो। आज का व्यक्तित्व अगणित कुत्साओं और कुंठाओं से घिरा हुआ हे से हेतर स्थिति तक गिरता चला जा रहा है। लोगों की शिक्षा और संपदा बढ़ रही है, पर वे व्यक्तित्व की दृष्टि से उल्टे अधः पतित होते चले जा रहे हैं। समाज में सहयोग नहीं, शोषण पनप रहा है। दिन दिन अनैतिकता, अवांछनीयता, उच्छृंखलता, अदूरदर्शिता एवं असामाजिकता की विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं और भीतर ही भीतर अपनी संग शक्ति खोखली होती चली जा रही है। न इस सामाजिक स्थिति में व्यक्ति को उत्साह मिल रहा है और न व्यक्ति मिलजुल कर समाज का स्तर उठा रहे हैं। विनाश और विघटन बढ़ रहा है और भविष्य का क्षितिज अंधकार से घिरता चला जाता है। इसको रोकने के लिए ऐसी तीव्र विचार पद्धति का विकास आवश्यक है जो जनमानस को झकझोर कर रख दें और विनाश की ओर बढ़ते कदमों को रोककर उन्हें निर्माण की दिशा में अग्रसर करें। ऐसा शिक्षण संस्थाओं में भी चलना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, पर वर्तमान स्थिति में सरकार जिस दलदल में फंसी है उससे उबरना ही उसे कठिन पड़ रहा है। ऐसे मौलिक सूझबूझ के साहस भरे कदम उठाने की फिलहाल तो उससे आशा नहीं करनी चाहिए। यह कार्य जन स्तर पर आरंभ किया जाए तो भी उसमें कुछ प्रगति हो सकती है। आरंभ यदि सही दिशा में किया जाए और उसका स्वरूप छोटा हो तो भी अपनी उपयोगिता के कारण उसके आगे बढ़ने की बहुत संभावना रहेगी। युग निर्माण योजना ने ऐसा ही साहस किया है। सबसे पहला काम इस शिक्षा की उपयोगिता, आवश्यकता जनसाधारण को समझाने की है। विकृत विचारधारा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई विभीषिकाओं का चित्रण यदि उनके सामने स्पष्ट किया जा सके और यह बताया जा सके कि विचार पद्धति के परिष्कार द्वारा उत्पन्न होने वाली सत प्रवृत्तियों का लाभ व्यक्ति और समाज को कितनी सुख शांति प्रदान कर सकता है, तो लोग निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करना स्वीकार करेंगे। कठिनाई केवल एक ही है कि अपने देश में
लोग संपदा का महत्व समझ पाए हैं और सुविधाओं तथा उपभोगों की ही सुख साधना मानते हैं, अतः उन्हें ही महत्व देते हैं और प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अभी अपने देशवासियों को यह विदित नहीं हो सका कि मनुष्य की मूल शक्ति उसकी विचारणा ही है। वही हमारी भौतिक एवं आत्मिक, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक सुख शांति एवं प्रगति का आधार है। यह तथ्य समझ में आया होता तो निश्चय ही विचार निर्माण की दिशा में कहीं कुछ प्रयत्न हो रहे होते। यह क्षेत्र सूना पड़ा होने से यही प्रतीत होता है कि हम सब मानवीय समर्थता और प्रगति के मूल आधार से अपरिचित हैं। कुछ इस प्रकार का कार्य हो भी रहा है तो वह इतना उल्टा और अवांछनीय है कि उससे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक है। लेखनी और वाणी की शक्ति आज जिस विचारों का सृजन करने में लगी हैं, उन्हें रचनात्मक नहीं ध्वंसात्मक ही कह सकते हैं। आवश्यकता सृजनात्मक परिष्कृत विचारों की थी, उस क्षेत्र में सन्नाटा पड़ा है। अपना प्रशिक्षण यहीं से आरंभ होगा। जनसंपर्क के लिए घर घर जाकर मिलने से लेकर गोष्ठी, सम्मेलन, भाषण, प्रचार आदि के जो भी तरीके काम में लाए जाने संभव हों, उन्हें अपनाकर लोगों को परिष्कृत विचारधारा का महत्व और लाभ समझाना पड़ेगा। यह बतलाना पड़ेगा कि अपनी पाठशालाएं इसी प्रयोजन को पूरा कर शिक्षार्थी की तथा समस्त समाज की कितनी बड़ी सेवा कर सकती हैं। यह सब जितनी अच्छी तरह, जितने व्यापक क्षेत्र में, जितनी गहराई तक समझाया जा सकेगा, उतने ही अधिक शिक्षार्थी मिलने लगेंगे। अपने प्रशिक्षण में शिक्षित अशिक्षित दोनों का समान महत्व है, क्योंकि विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता के क्षेत्र में दोनों ही समान रूप से पिछड़े हुए हैं। अशिक्षितों का पिछड़ापन किसी कोण में है और शिक्षितों का किसी कोण में। यह हो सकता है, पर सब मिलाकर दोनों का पिछड़ापन लगभग समान वजन का बैठेगा। इसलिए अपने विद्यालयों में दोनों का ही प्रवेश समान रूप से हो सकता है। नर नारी का भी अंतर नहीं किया जाना चाहिए। 13-14 वर्ष से अधिक आयु के बालक जो विचार विद्या में व्यक्ति और समाज का संदर्भ समझ सकने में समर्थ हो गए हैं, प्रसन्नता पूर्वक इस शिक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। शिक्षित पाठ्य पुस्तकें पढ़कर अपनी जानकारी अधिक सरलता पूर्वक बढ़ा सकते हैं, जबकि अशिक्षितों को इसे सुनकर समझना पड़ेगा। इतनी कठिनाई के अतिरिक्त और कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। जिनकी समझ ही काम न करे,
उसकी बात दूसरी है। अन्यथा यह शिक्षण हर वयस्क के लिए ग्राह्य एवं उपयोगी हो सकता है। अपनी अभिनव शिक्षा योजना इसी प्रयोजन के लिए अग्रसर हो रही है। युग निर्माण शाखाओं में से प्रत्येक को एक रात्रि पाठशाला चलानी पड़ रही है, जिसमें सुकरात और अरस्तु की प्रश्नोत्तर पद्धति से व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष तथा समाज के नवनिर्माण संबंधी समस्त विचारणीय प्रश्नों का स्वरूप और समाधान समझाया जाना है। पूरे समय के विद्यालय ऐसे खोले जा रहे हैं जिनमें आधा समय व्यक्ति और समाज निर्माण संबंधी विभिन्न पक्षों को हृदयगम कराने में लगाया जाएगा और आधे समय में वे शिल्प उद्योग सिखाए जाएंगे, जिन्हें शिक्षित लोग भी बिना झिझक के अपना सकें और सभ्य परिवार का खर्च चला सकने योग्य आजीविका कमा सकें। जापान ने विद्युत संचालित छोटी छोटी मशीनें हर घर में लगाकर उनके उपयोग की शिक्षा देकर अपने देश को समृद्ध बनाया। वहां एक भी वयस्क नर नारी बेकार नहीं पाया जाता। बचे हुए समय में सभी कुछ न कुछ कमाते हैं और उपार्जन से सुख सुविधाओं का जीवन जीते हैं। अपने देश में भी सुशिक्षितों की बढ़ती हुई बेकारी का यही हल हो सकता है। युग निर्माण विद्यालय इसी प्रयोजन के लिए खोला गया है और आशा की गई है कि उस प्रशिक्षण को पाकर ऐसे स्वावलंबी लोक सेवक तैयार होंगे जो न केवल अपनी समस्याएं हल करें वरन अपने क्षेत्र में ऐसे ही विद्यालय चलाकर राष्ट्र की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति का पथ प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करें। इस विद्यालय से निकले छात्रों ने जिस जीवट के साथ नवनिर्माण का कार्य हाथ में लिया है, उसे देखते हुए लगता है तपोभूमि में चल रहा यह प्रशिक्षण राष्ट्र के भविष्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करेगा। निकट भविष्य में इसी विद्यालय के अंतर्गत एक ऐसा विभाग बनने जा रहा है जो उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए अध्यापन कार्य करने को उत्सुक व्यक्तियों को कुछ समय की विशेष शिक्षण पद्धति से ट्रेनिंग देकर इस योग्य बना देगा कि वे अपने क्षेत्रों में रात्रि पाठशालाओं के रूप में पूरे विद्यालय चलाने के रूप में अभिनव शिक्षा पद्धति अपनाकर समाज को नई दिशा देने में समर्थ हो सके। ज्ञान यज्ञ और अभिनव शिक्षा योजना के अतिरिक्त 3 चरण हमारी कार्य पद्धति में और जुड़े हुए हैं, जिन्हें अब अधिक व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। कला के माध्यम से हम स्वस्थ मनोरंजन के साथ जन जागरण का प्रयोजन कैसे पूरा करेंगे। इसका एक चरण तो यह है कि चलती फिरती प्रदर्शनियों की एक बड़ी योजना बनाकर जगह जगह लोगों को व्यक्ति और समाज की उलझी हुई समस्याओं के समाधान सुझाए जाएंगे।
चित्रावलियों की सीरीज प्रकाशित हो रही हैं। कुछ खंड प्रकाशित हो चुके हैं जो हाथों हाथ दिखाए, सुनाए, समझाए जा सकते हैं। सम्मेलनों के साथ तथा अलग से चित्र प्रदर्शनियां कुशल प्रदर्शकों द्वारा प्रतिभाशाली ढंग से समझाए जाने के कारण आशाजनक प्रभाव दर्शकों के मन पर छोड़ेंगे। प्रकाश चित्र दिखाने की एक अलग योजना है। बिजली से या बैटरी से चल सकने लायक इस प्रयोजन के लिए यंत्र खरीदे और बनवाए जा रहे हैं। तस्वीरों को सिनेमा की तरह बड़े पर्दे पर प्रकाश चित्र के रूप में प्रस्तुत करने वाली स्लाइडें भी अपने प्रयोजन के प्रकाश चित्र दिखा सकती हैं। एक कार्यकर्ता इन यंत्रों की सहायता से गांव-गांव घूमकर वर्ष भर में लोगों को प्रेरणा दे सकता है। शाखाओं के द्वारा 1000 कार्यकर्ता यदि पूरे समय के लिए या यथावसर काम करने के लिए जुटाए जा सके तो इतना बड़ा परिणाम होगा जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। नौकरी के लिए बेगार भुगतने वाले कर्मचारियों की बात दूसरी है, पर दर्दमंद लोग जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसमें तन्मय ही दिखाई पड़ते हैं और तन बदन की सूधी भूलकर कमर कस लेते हैं। जहां ऐसा उत्साह उमड़ रहा है वहां बातचीत से भी भारी हलचल पैदा की जा सकती है। फिर जहां इस प्रकार के चित्र साधन पास हो तो सोना और सुगंध वाली बात बनेगी। फिल्म हम बना नहीं सकते, सिनेमा को उखाड़ नहीं सकते, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि चित्र आकर्षण की जन पिपासा को स्वस्थ मनोरंजन के साथ रचनात्मक दिशा में मोड़ सकें। जन जागरण के लिए कला का प्रयोग करने की श्रृंखला में क्रांतिकारी नाटकों की भी एक दिशा है। अभी रामलीला, रासलीला, धनुष यज्ञ आदि आयोजन पुराने ढर्रे पर ही जीवित हैं। यदि इन्हें आधुनिक ज्ञान, कला और सुसज्जा के साथ जोड़ा जाए तो लोक आकर्षण घटता ही जाता है। जहां उपयोगिता गिरेगी वहां उपेक्षा बढ़ेगी। कोई और सस्ता मनोरंजन होने से जो कुछ सामने आता है उसे ही देखने लोग चले जाते हैं, पर जब कला और आदर्श का सम्मिश्रण एक उपयोगी दिशा देगा तो कोई कारण नहीं कि उसे मान्यता न मिले। विचार यह है कि संगीत, वाद्य, अभिनय, नृत्य, नाटक का परिष्कृत कला मंच खड़ा किया जाए। इसके अनेक मंडल अनेक भाषाओं में तैयार करके विभिन्न प्रदेशों में भेजे जाएं और विचार क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की जाए। इन प्रयोजन के लिए शांति कुंज हरिद्वार में एक कला विभाग अलग से बन रहा है, जहां उपरोक्त सभी प्रशिक्षणों की व्यवस्था रहेगी और उसमें शिक्षार्थी आकर इस सेवा साधना के लिए आवश्यक शिक्षा प्राप्त करके प्रयोजन को पूरा करेगा।
कुछ मंडलियां यहाँ भी रहेंगी और बनेंगी, शेष जगह जगह बने और चलें। अपने क्षेत्रों में ऐसी सुविधा उत्पन्न की जाएगी। इस विशाल देश की 90 करोड़ जनता को प्रशिक्षित करने के लिए ऐसे हजारों कला मंडल काम करने लगें तो भी कम है। यह शुरुआत इस मंच का अति व्यापक विस्तार करने और प्रशिक्षण की सुविधा जुटाने की दृष्टि से ही की गई है। इस संदर्भ में वीडियो टेप के उत्पादन की योजना भी हाथ में ली गई है, जिन्हें उत्सव आयोजनों के विशेष अवसर पर भीड़ भाड़ के सार्वजनिक स्थानों पर नित्य उपयुक्त समय पर दिखाया सुनाया जा सकता है। प्रातः काल के शांत वातावरण में किसी ऊंचे स्थान पर चोंगे लगा दिए जाएं तो सारे नगर को नवयुग का संदेश सुनने का मिल सकता है। रेडियो स्टेशन स्वीकार कर लें तो वे भी इन वीडियो रिकॉर्डों को बजाकर जनता की बड़ी सेवा कर सकते हैं। रिकॉर्डों का यह उत्पादन आरंभ भी कर दिया गया है और योजना है कि अगले दिनों एक से एक अधिक प्रेरणा भरे गायन सुमधुर कंठों से गाए जाकर हजारों रिकॉर्ड्स द्वारा जागृति का संदेश सुनाए जाने का कार्यक्रम पूरा करने लग जाएं। हमारे साधन अत्यंत स्वल्प हैं, पर हिम्मत, जन सहयोग और ईश्वर का भरोसा रखकर सदुद्देश्य से जो कदम उठ रहे हैं वे किसी न किसी प्रकार पूरे होंगे ही। साधन कहीं से भी जुटेंगे ही, यह विश्वास रखा गया है। आश्चर्य है कि यह विश्वास किसी प्रकार कार्यान्वित और सफल होता ही चला जा रहा है। यह परिणाम इस बात की पुष्टि करता है कि सूर्य और चंद्रमा का सहयोग न होने पर भी अमावस की रात को दीपावली पर्व में बदल दिया गया था। इसी प्रकार हम छोटे व्यक्तित्व बड़े लोगों के उपहास पात्र बनकर भी कुछ कहने लायक काम कर सकेंगे। रचनात्मक कार्यों को देश के हर नागरिक को जुटा देने की अपनी शतसूत्री योजना बहुत ही लोकप्रिय होती चली जा रही है। रात्रिय पाठशालाएं, प्रौढ़ पाठशालाएं, कोचिंग स्कूल, उद्योगशालाएं, सहकारी समितियां, सेवा समितियां, सुरक्षा दल, पुस्तकालय, व्यायामशालाएं, खेल कूद और उसकी प्रतियोगिताएं, सत्कर्मों का अभिनंदन, पर्व और त्योहारों के उत्सव, फूल और वृक्षों की अभिवृद्धि, स्वच्छता, गौ संरक्षण, श्रमदान, कीर्तन, विचार गोष्ठियां, क्लब आदि अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों से देश के हर नागरिक को किसी न किसी प्रकार अपनी स्थिति और क्षमता के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगने की प्रेरणा दी जा रही है। जब हर व्यक्ति इस प्रकार के
लोक मंगल के कामों में भाग लेना आवश्यक कर्तव्य समझेगा, तभी नव निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न होगी। इस दृष्टि से यह रचनात्मक कार्य आंदोलन दूरगामी परिणाम ही उत्पन्न करेगा। 5वां कार्यक्रम संघर्षात्मक है। समझाने से भले आदमी मान जाते हैं, पर दुष्टता और मूर्खता को बदलने के लिए संघर्ष की जरूरत पड़ती है। असहयोग, विरोध, प्रदर्शन, सत्याग्रह, घेराव, कानूनी कार्यवाही आदि माध्यमों से अनैतिकता, अनाचार, भ्रष्टाचार, अपराध, धूर्तता, दुष्टता, बेईमानी, शोषण, अंधविश्वास आदि अनेक स्तर की, अनेक रूपों की जो बुराइयां विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी पड़ी हैं, उन्हें चुपचाप सहते रहने और मन ही मन कूढ़ते रहने भर से कुछ काम न चलेगा। प्रतिरोध के लिए सशक्त संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। सो उसके लिए जितनी अपनी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, उतने ही तेज कदम उठने लगेंगे। सैनिकों द्वारा लड़े जाने वाले गोला बारूद वाले युद्ध को हम रोकना चाहते हैं, पर इस प्रकार के विश्वव्यापी युद्ध के पक्ष में हैं जो जन जन द्वारा पग पग पर अज्ञान और अनाचार के, कुत्साओं के, कुंठाओं के विरुद्ध अतीव शौर्य और साहस के साथ लड़ा जाएगा। हमारा विश्वास है कि यही संसार का अंतिम युद्ध होगा और इसके बाद लोग युद्ध की निरर्थकता और शांति की सार्थकता को समझकर अपनी गतिविधियों में मानवीय सद्गुणों का आवश्यक समावेश कर लेंगे। तब जियो और जीने दो और सादा जीवन, उच्च विचार जैसे उच्च आदर्शों के अनुरूप नई दुनिया का नवनिर्माण संभव हो सकेगा और चिरस्थायी विश्व शांति स्थापित हो सकेगी। प्रस्तुत प्रशिक्षण बारीकी से देखने पर किसी भी योग साधना और परमार्थ प्रयोजन से कम वजन के नहीं बैठेंगे। इस प्रकार की सेवा साधना को यदि ईश्वर भक्ति का सर्वोत्तम प्रकार कहा जाए तो इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं होगी। भावनात्मक दृष्टि से परिष्कृत व्यक्ति ही देवता कहा जाता है। अंतःकरण में उच्च भावनाओं का हिलोरे लेने लगना ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रकाश समझा जाना चाहिए। भीतर यदि आदर्शवादिता, उत्कृष्टता उमड़ती है तो उसे ईश्वर की अनुकंपा का मूर्तिमान वरदान अथवा परमात्मा का साक्षात्कार ही माना जाना चाहिए। मनुष्य में भगवान का अवतरण करने के लिए नारद ऋषि ने प्रयत्न किए थे। पतित पावनी गंगा का अवतरण करने के लिए भागीरथ ने तप साधना की थी। यह पुराने युग की बात है। आज अज्ञानांधकार में भटकती, पग पग पर ठोकर खाती मानव जाति का उद्धार करने के लिए ज्ञान गंगा लाने का जो कोई भी प्रयत्न करेगा वह नारद, भगीरथ न सही, उसके पद चिन्हों पर चलने वाला अवश्य कहा जाएगा।
इस दृष्टि से यह नव निर्माण की रात्रि पाठशालाएं देखने भर में ही छोटी है। वस्तुतः वे बारूद की फैक्ट्री हैं जो अपने अग्नेय साधनों से भारी विस्फोट करके जो कुछ सामने है उसका नक्शा ही बदल सकती हैं। प्रथम 6 महीने में सीखी हुई शिक्षा को अग्रगामी बनाने के लिए नई रात्रि पाठशाला चलाने का अथवा अन्य अगणित रचनात्मक कार्य प्रारंभ करने एवं गतिशील रखने का प्रयोजन कैसे पूरा किया जाए, यह सारा शिक्षण अगली 6 माही में शिक्षा के उत्तरार्ध में संपन्न होगा। उसमें भी इसी प्रकार दूसरी पुस्तक 2 खंडों में होगी और उसे भी 100 दिनों में पूरा करने और शेष दिनों को उसकी परिपुष्टि में लगाने का क्रम चलेगा और पूर्वार्ध की भांति ही तैयारी। स्वाध्याय, प्रश्नोत्तर, व्यावहारिक शिक्षण आदि में बाकी समय लगाने पर उसमें भी पूरे 6 महीने लग जाएंगे। दोनों को मिलाकर 1 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करके यह शिक्षण अपने छात्रों को इस योग्य बना देगा कि वे अपने व्यक्तित्व को सुविकसित, परिवार को सुसंस्कृत एवं समाज को सुसंपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित कर सकें। शिक्षक छात्रों को नियत समय पर आने का आह्वान करेंगे और ठीक समय पर उसे बंद कर देंगे। इससे समय का मूल्य समझने और उसका सदुपयोग करने की सीख मिलेगी। स्थान की स्वच्छता पर बहुत ध्यान रखा जाए। उपकरणों की, सामान की सफाई पर भी। पाठशाला किसी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, धर्मशाला आदि में चलाई जा सकती हैं अथवा किसी सज्जन का घर, कमरा 2 घंटे के लिए ऐसे उपयोग के लिए मांगा जा सकता है। स्थान सबकी सुविधा का तथा हवादार, अच्छे वातावरण का हो, इसका ध्यान रखा जाए। वैसे पेड़ों के नीचे अथवा खुले आकाश के नीचे भी वे आसानी से चल सकती हैं। शिक्षण आरंभ करते हुए सद्बुद्धि की देवी गायत्री का सामूहिक पाठ करना अच्छा रहेगा और यज्ञ का प्रतिनिधित्व करने के लिए धूप बत्ती जला लेनी चाहिए। भारतीय धर्म संस्कृति का इतना प्रतीक अपने विद्यालयों के आरंभ में रखा जा सके तो यह उत्तम परंपरा रहेगी। अध्यापक स्वयं एक अध्याय, एक पाठ पढ़कर सुनाए। छात्र उसे ध्यानपूर्वक सुने। शिक्षित छात्र उस पाठ को पहले से अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़कर ला सकते हैं। अशिक्षितों को सुविधा हो तो वे भी पहले ही किसी से उस पाठ को सुन सकते हैं, अन्यथा उस समय भी ध्यानपूर्वक सुनने से समझना हो सकता है।
विषय को ठीक तरह समझा गया या नहीं, इसके लिए प्रश्नोत्तर की प्रणाली बहुत ही उत्तम है। इससे यह पता चला जाता है कि किसकी समझ में कितनी गहराई तक बात उतर गई। किसी ने गलत समझा होगा तो भी प्रश्नोत्तर से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अध्यापक प्रश्न करें, छात्र उत्तर दें। एक ही प्रश्न को सबसे भी पूछा जा सकता है और उनके उत्तर सुने जा सकते हैं। उनके अतिरिक्त उसी पाठ के संबंध में अन्य अनेक प्रश्न उठाए जा सकते हैं। यह सब अध्यापक की सूझबूझ और छात्रों की मनोदशा पर निर्भर है। यह शिक्षण पद्धति सुकरात, अरस्तु और अफलातून ने अपने अपने समय में बहुत ही उत्साहपूर्वक चलाई थी और प्रायः सभी शिक्षण संस्थाओं ने उसका स्वागत किया था। उपनिषदों और पुराण पढ़ने से प्रतीत होता है कि भारत में सदा से शिक्षण की प्रश्नोत्तर पद्धति को पूरा महत्व दिया जाता था। लंबी चौड़ी पुस्तकों में व्यक्त किया गया गधे के बोझ की तरह अनावश्यक ज्ञान छात्रों के मस्तिष्क में भरने से वे उसे पचा नहीं पाते। परीक्षा में पास हो सकने जितने नंबरों का जहां तहां से कुछ पढ़कर प्रायः सभी छात्र अपनी गाड़ी धकेलते और अपनी चतुराई का परिचय देते पाए जाते हैं। किसी तरह पास भर हो जाते हैं, पर उनके पल्ले न कुछ के बराबर पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि किसी महत्वपूर्ण प्रसंग को संक्षिप्त में पढ़ा जाए, किंतु उसका विस्तृत मनन, चिंतन, विचार विश्लेषण करके तथ्य को भली प्रकार हृदयगम किया जाए। अपनी शिक्षण पद्धति इसी शैली पर निर्धारित है। पाठ 2-2 पृष्ठ के छोटे छोटे दिए गए हैं, पर वे सभी बहुत महत्वपूर्ण तथा सार गर्भित हैं। प्रश्नोत्तर के आधार पर इन्हें बहुत मथा और बढ़ाया जा सकता है और उसे तब तक चर्चा का विषय रखा जा सकता है जब तक कि प्रसंग ठीक तरह समझ में न आ जाए। इस संदर्भ में अध्यापक छोटे छोटे कथा प्रसंग, संस्मरण, चुटकुले, इतिहास, उपाख्यान भी सुनाते रहें तो शिक्षण मनोरंजन भी हो जाएगा और ठीक तरह गले भी उतर जाएगा। इस प्रयोजन के लिए अध्यापकों का मार्गदर्शन करने और शिक्षण विधि सिखाने के लिए जो पुस्तक अलग से छापी गई है, उसमें प्रायः हर पाठ से संबंधित कई नए कथा प्रसंगों का उल्लेख कर दिया गया है। प्रश्नोत्तरी की भांति कथा प्रसंगों द्वारा तथ्य समझाने की शैली भी बड़ी प्रभावशाली है। हितोपदेश, पंचतंत्र जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी प्रयोजन के लिए लिखे गए हैं। इस सब की नीति कथाएं उसी प्रकार की हैं। शेख सादी ने गुलिस्तां
वस्ता में यही प्रयास किया है। अपने 18 पुराण और 18 उप पुराणों में संस्कृत साहित्य के प्रायः 3/4 ग्रंथों में लोक शिक्षण उपाख्यान शैली को ही आश्रय दिया गया है। इस शैली की सहायता लेकर हम अपनी शिक्षण पद्धति को बाल वृद्ध नर नारी शिक्षित अशिक्षित सभी के लिए उपयोगी बना सकते हैं। समाचार घटनाएं उदाहरण आदि भी विषय की प्रामाणिकता के लिए कहे जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर में कुछ समस्याएं घटनाओं के साथ उपस्थित करके छात्रों से उनके हल पूछे जा सकते हैं, जैसे अनमेल, वृद्ध विवाह, अमुक परिस्थिति में हो रहा हो तो किसे क्या करके उसका प्रतिरोध करना ठीक रहेगा आदि। अध्यापक की सूझबूझ, दूरदर्शिता, मौलिकता पर ही बहुत कुछ छोड़ा गया है। प्रश्न लिखकर थोड़ा सा अंगुली निर्देश मात्र किया गया है। इस अभिनव शिक्षा प्रणाली में 100 सूत्र सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है और व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण से संबंधित है। यह शिक्षण अपने छात्रों को इस योग्य बना देगा कि वे अपने व्यक्तित्व को सुविकसित, परिवार को सुसंस्कृत एवं समाज को सुसंपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित कर सकें। युग निर्माण योजना के ये आदर्श एवं सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। इन्हें ही प्रशिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। इनकी संख्या 100 है। 1. आस्तिकता एवं उपासना का प्रयोजन प्रतिफल। 2. देववाद और पूजा अर्चा का रहस्य। 3. जीवन लक्ष्य समझें और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। 4. स्वर्ग और मुक्ति का आनंद इसी जीवन में संभव। 5. कर्मफल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। 6. दुष्कर्मों के दंड से प्रायश्चित ही छुड़ा सकेगा। 7. हम कामनाग्रस्त न हो, प्रगतिशील बने। 8. भाग्यवाद हमें नपुंसक और निर्जीव बनाता है। 9. बौद्धिक परावलंबन का जुआ उतार फेंके। 10. ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की महान साधना। 11. आध्यात्मिक जीवन के 5 कदम। 12. हर दिन को एक नया जन्म समझे और उसका सदुपयोग करें। 13. स्वाध्याय दैनिक जीवन की अनिवार्य
आवश्यकता। 14 अपना महान महत्व समझें और अपने को सुधारें। 15 कर्तव्य परायण मानव जीवन की आधारशिला। 16 असत्य व्यवहार, सद्भावना और सामाजिकता पर कुठाराघात। 17 बेईमानी का नहीं, ईमानदारी का मार्ग अपनाएं। 18 हंसती और हंसाती जिंदगी ही सार्थक है। 19 अपना ही नहीं, कुछ समाज का भी हित साधन करें। 20 सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त। 21 साहस जुटाएं, औचित्य अपनाएं। 22 आलस्य त्यागें, सुसंपन्न बने। 23 समय का सदुपयोग सफलता के लिए अमोघ वरदान। 24 अवरोध हमें अधीर न बनाने पावें। 25 आवेशग्रस्त न हो, शांति और विवेक से काम लें। 26 विचार शक्ति का महत्व समझें और सदुपयोग करें। 27 आरोग्य रक्षा के लिए संतुलन आवश्यक है। 28 स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रकृति का अनुसरण आवश्यक। 29 आहार और विहार में असंयम न बरतें। 30 संयम बरतें, सुखी रहें। 31 हम अस्वच्छ न रहें, घृणित न बने। 32 ढलती आयु का सदुपयोग करें। 33 अनीति से सतर्क रहें, अन्याय को रोकें। 34 जो अनुचित हैं उससे सहमत न हो। 35 औचित्य की सराहना और अनौचित्य की भर्त्सना की जाए। 36 सुव्यवस्था ही परिवारों को सुविकसित रख सकेगी। 37 दाम्पत्य जीवन एक आध्यात्मिक योग साधना। 38 पति व्रत ही नहीं, पत्नी व्रत भी निभाया जाए। 39 संयुक्त परिवार प्रणाली एक श्रेयस्कर परंपरा। 40 संतान कितनी और क्यों पैदा करें। 41 सुसंस्कृत संतान के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक।
42 बालकों को जन्म ही न दें, उनका निर्माण भी करें। 43 संतान को स्वावलंबी भर बनाना ही पर्याप्त है। 44 पर्दा प्रथा नारी के साथ बरती जाने वाली एक नृशंस अनीति। 45 अपव्यय एक पाई का भी न करें। 46 धन का उपार्जन ही नहीं, सदुपयोग भी ध्यान में रहें। 47 अपव्यय और फैशन परस्ती एक ओछापन। 48 जेवरों का भौंडा फैशन हर दृष्टि से हानिकारक। 49 मांस मनुष्यता को त्याग कर ही खाया जा सकता है। 50 तंबाकू का दुर्व्यसन छोड़ा ही जाना चाहिए। 51 देशभक्त नवनिर्माण के कार्य में जुट जाएं। 52 नागरिक कर्तव्य पालें और समाज में स्वस्थ परंपरा डालें। 53 व्यक्तिगत स्वार्थ भी सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर हैं। 54 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाना युग की अनुपेक्षणीय मांग। 55 व्यायाम एवं स्वास्थ्य शिक्षा समाज की एक महती आवश्यकता। 56 अध्यापक अपने महान पद, गौरव और उत्तरदायित्व को निभाएं। 57 छात्र अपने भविष्य का निर्माण आप करें। 58 नवयुवक सज्जनता और शालीनता सीखें। 59 उदार सहकारिता से हमारी उलझनें सुलझेंगी। 60 प्रगति के लिए श्रम, सम्मान एवं गृहोद्योगों की आवश्यकता। 61 अन्न संकट की चुनौती का सामना कैसे करें। 62 शाक हमारी खाद्य समस्या का हल करेंगे। 63 वृक्षारोपण और संवर्धन एक अति आवश्यक कार्य। 64 तुलसी हमारे घर में शोभायमान रहें। 65 गौ संरक्षण हमारी एक महती आवश्यकता। 66 अधिकार गौण और कर्तव्य प्रधान माना जाए। 67 वोटरों की सतर्कता पर प्रजातंत्र का भविष्य निर्भर है। 68 प्रबुद्ध नारी महिला जागरण की कमान संभालें।
69 नारी उत्कर्ष के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए जाएं। 70 ऊंच नीच की मान्यता अन्यायमूलक है। 71 अश्लीलता की बाढ़ हमें पतित बना रही है। 72 भिक्षावृत्ति का व्यवसाय न रहने दें। 73 मृतक भोज भी अविवेकपूर्ण न हो। 74 भूत पलित और उद्भिज देवी देवताओं का जंजाल। 75 पशु बलि भारतीय धर्म पर एक कलंक। 76 प्राणियों के प्रति निर्मम और निष्ठुर न बने। 77 विवाहों के आदर्श ऊंचे रखे जाएं। 78 बाल विवाह एक अति घातक कुप्रथा। 79 खर्चीली शादियां हमें बेईमान और दरिद्र बनाती हैं। 80 बेटे वाले व्यर्थ ही घाटा और बदनामी न उठाएं। 81 उच्च शिक्षित कन्या की विवाह समस्या और उसके नए हल। 82 विधुर और विधवाएं समान न्याय के अधिकारी। 83 मनस्वी शूरवीर विवाहोन्माद के असुर से जूझे। 84 बिना खर्च के विवाहों का प्रचंड आंदोलन चल पड़े। 85 आतताई उद्दंडता का डटकर मुकाबला किया जाए। 86 धर्मतंत्र को प्रगतिशील बनने दिया जाए। 87 साधु और ब्राह्मण समाज अपना कर्तव्य और दायित्व समझें। 88 मंदिर आस्तिकता और सत्प्रवृत्तियां जगाने में लगें। 89 त्योहार और संस्कार प्रेरणाप्रद पद्धति से मनाए जाएं। 90 जन्म दिवस और विवाह दिवस मनाए जाएं। 91 गायत्री और यज्ञ भारतीय धर्म संस्कृति के माता पिता। 92 गायत्री यज्ञ आंदोलन एक महान रचनात्मक अभियान। 93 शिखा भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा। 94 यज्ञोपवीत धारण नीति और कर्तव्य अपनाने का व्रत बंध। 95 ज्ञान यज्ञ का प्रकाश घर घर पहुंचाया जाए। 96 ज्ञान यज्ञ नवनिर्माण का महानतम
अभियान 97 व्यक्ति और समाज का समग्र निर्माण कर सकने वाली शिक्षा पद्धति 98 कला लोक रंजन ही नहीं भावनाओं का परिष्कार भी करें 99 रचनात्मक कार्यक्रमों से ही देश समर्थ बनेगा 100 अनीति असुरता के विरुद्ध प्रबल संघर्ष किया जाएगा। स्टार्टिंग पार्ट समाप्त।